नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ के लिए खासकर हम लोग जो अभ्यास सीरीज चला रहे हैं, अभ्यास सीरीज 2.0, इस पे हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है कुंभ के बाद है और कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इस वजह से अपनी तैयारी को बहुत ही कायदे से, बहुत ही डीप नॉलेज के साथ करते रहिए। ठीक है ना, रिवीजन कर रहे हो रिवीजन, या जो भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कवर करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों की क्लास है जियोग्राफी की। जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी सबसे पहले कवर कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत होती है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, और क्लास नंबर 8 है। इसके पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको देख लेना अच्छे से। ठीक, इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद ही पेड बैच में मिले, वरना मुझे नहीं लगता फ्री में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसको खत्म करने के बाद जैसे हम लोग अभी नदियां देखेंगे, है ना, परियोजनाएं देखेंगे वगैरह वगैरह, उद्योग देखेंगे। ज्यादातर टॉपिक विश्व के भूगोल में भी हैं जो अपने को कवर करने हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे हम लोग को पर्यावरण पढ़ना है, जैव विविधता पढ़ना है, ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ेंगे। ठीक, तो उसी में एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा। फिर विश्व में मैपिंग देखनी है, उसके बाद विश्व के वन देखने हैं, विश्व के जलवायु प्रदेश देखने हैं, विश्व के जलमार्ग देखने हैं, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखने हैं। ठीक है, तो उन सबको भी कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कृषि वाला पार्ट, कृषि वाला भी देखेंगे। कृषि वाला तो एक दो वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है ना, इकट्ठे लास्ट में, क्योंकि कृषि के डेटा जो हम लोग को पढ़ने हैं वो लेटेस्ट ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो हम लोगों ने जो पिछले टर्न पे कवर किया था उसको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, क्या था वो। हम लोग पढ़ रहे थे पठार। ठीक है ना, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था और पठार हम लोग पढ़ लिए थे, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, कुल मिला के प्रायद्वीपीय जो पठार है वो हम लोगों का पूरा कवर हो गया था। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं सभी कुछ देख लिया हम लोगों ने। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है तटीय मैदान। जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है तटीय मैदान एक, और दूसरा बचा हुआ है द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है, तो इन दोनों को आज ही समाप्त कर देंगे। ठीक, छोटे छोटे हैं, आज ही समाप्त कर देंगे। तटीय में पहले तट देखेंगे, उन तटों की विशेषताएं क्या क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद द्वीप समूह आपको पता है, लक्षद्वीप, अंडमान, अंडमान निकोबार, क्या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यही दो हैं, तो इनके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किससे? तटीय मैदानों से। तटीय मैदान, ठीक है। भारत का तटीय मैदान, शुरुआत में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि तटीय मैदान की जो लंबाई है, तट की लंबाई है, वो कितनी है? 6100 किलोमीटर मैंने बताया था, मुझे याद है मैंने बताया था 6100 किलोमीटर। अब मैंने बताया था स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, है ना। मैंने बताया था कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की लंबाई, ये तो तटीय सीमा है ना, कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो भाई तट तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के भी जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो अब तटों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है कि जो तट है, तटीय राज्य हैं भारत के, कितने हैं? 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, मैप में देख लेंगे, ठीक है ना, बन नहीं पाएगा वरना। देखिए, दक्षिण भारत ही बनाते हैं। इस टाइप से, ठीक, दक्षिण भारत बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे अगर कुछ देखें हम लोग, तो आपको पता है कि यहां पे क्या है? गुजरात है।
महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भारत के या दक्षिण भारत के तटीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाने के लिए आ जाएगा, तो इस टाइप से लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि क्रम वाले भी क्वेश्चन आते हैं। यहां पे चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा तमिलनाडु, नाडु, आंध्र प्रदेश, फिर हमें मिलेगा इधर उड़ीसा, ठीक है, और फिर हमें मिलेगा इधर पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये थोड़ा क्रम याद रख लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, और इसी टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं, आपने पीवाईक्यू उठा के देखा होगा, है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन, क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे, बस आपको इसको रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है। यहीं पर घुमा घुमा के पूछ लेगा कि बताओ उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, या कौन सा क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो ये जो तट है, देखिएगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये जो तट है, इन्हीं को हमको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है, ये ऊपर तक पढ़ेंगे, जी वाले तट। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग यही देख लें कि जो 9 राज्य हैं या 9 तटीय राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा तट किसका बड़ा है? तो याद रखना है, सबसे बड़ा तट है गुजरात का, बचपन में पढ़ते आ रहे हो, सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात का है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का है, आंध्रा। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का है, टीएन लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर ऐसे 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 जाता गया, और सबसे छोटा गोवा का है, ठीक। सबसे छोटा तट गोवा का है, सबसे बड़ा गुजरात का है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश का है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा तमिलनाडु का है। बस 3 याद कर लो, और लास्ट का गोवा, काम खत्म। अब हमने देख लिया राज्य, हमने देख लिया तट, अब देखते हैं, सॉरी, हमने देख लिया राज्य और तटीय राज्य। अब हम देखते हैं कि तट कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहले एक बार फिर से मैप बना दे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैप है, इस प्रकार से, ठीक, बहुत अच्छे से यहां पे समझना। देखिए, जी आपको दिख रहा है, और ये पॉइंट दिख रहा है, हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे बॉर्डर है, इसी को बोलते हैं सर क्रीक। आपने सुना होगा सर क्रीक, विवाद किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो ये सर क्रीक, ठीक। यही है कच्छ तट, कच्छ की खाड़ी यहीं पे, और यहीं पे है कच्छ तट, ठीक है। यहीं पर, यहीं पर देखो, मैं पॉइंट बना रहा हूं, आप केवल पॉइंट देखते रहिए। यहीं पर मैंने एक पॉइंट बनाया है, ये क्या है? यहीं पर है कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। अभी बंदरगाह हम लोग अलग से भी देखेंगे, ठीक है ना, कांडला बंदरगाह केवल यहां पे अभी समझो। उसके बाद ये वाला जो तट है, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तट, या इसी को काठियावाड़ तट भी कह देते हैं, काठियावाड़, याद रखना है, काठियावाड़। यहां पे जो है, यहां पे यहां लिख देता हूं, अंदर साइड लिख देता हूं, ये क्या है? ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, केवल यही मैप में समझ लेना, फिर आगे लिख देंगे। इसको कांडला को हटा देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसको हम बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे अभी लिख देते हैं, ये जो तट है ये है कच्छ की खाड़ी, क्योंकि कच्छ तट है तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खाड़ी समझ के क्या होता है? खाड़ी जानते हो आप लोग क्या होता है? ये पानी है, और 3 और भूमि से घिरी है, मान लो इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र है,
जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या, देखा होगा, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, इस प्रकार से देश देखे हैं यूरोप के, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ बीच में पानी भरा है, इसको कहते थे बोथनिया की खाड़ी। क्या? बोथनिया की खाड़ी। क्यों? यहाँ भी देखो जमीन है, यहाँ भी जमीन है, यहाँ भी जमीन है, तीनों जमीन से घिरा है और यहाँ पे पूरा पानी है। तो ये बीच में जो पानी है ना, इसी को बोथनिया की खाड़ी कह देते हैं वहाँ पे। तो ध्यान रखना, खाड़ी है क्या? तीन ओर स्थल भाग से घिरा हुआ जल का भाग, वही खाड़ी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। खंबाती खाड़ी, कच्चे की खाड़ी, लोकेशन थोड़ा ध्यान रखना है। यहीं पर काकड़ापाड़ तट है, यहीं पर नदी आके गिरती है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदियाँ यहीं पर आकर गिरती हैं। और आपको पता है कि ताप्ती नदी पर ही उकाई परियोजना और काकड़ापाड़ परियोजना है, तो यहीं पर है काकड़ापाड़ तट। काकड़ापाड़ तट। फिर उसके बाद बड़े बड़े तट आते हैं, जैसे ये कोंकण तट। बड़े बड़े तट आते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े तट हैं? कोंकण तट, यहाँ पे एक तट है। कन्नड़ तट, एक और तट है। मालाबार तट। मालाबार कोरोमंडल कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना मालाबार इधर है, पश्चिम साइड। इधर आएंगे तो कोरोमंडल पड़ेगा, कोरोमंडल। कोरोमंडल के ऊपर चलेंगे तो उत्तरी सरकार पड़ेगा, उत्तरी सरकार, या गोलकोंडा तट भी कह देते हैं, या उत्तरी सरकार तट कह देते हैं, ठीक है। फिर एक पड़ेगा उत्कल तट, उत्कल तट। और फिर इधर पड़ेगा वोंगा तट, वोंगा तट, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ तट नए सुने हो, जैसे काकड़ापा तट, सौराष्ट्र तट, कच्छ तट, इनके बारे में देखेंगे। वोंगा तट, उत्कल तट है ना। बाकी मालाबार, कोरोमंडल तो सब पढ़ते रहते, कोई दिक्कत इसमें है। कहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोंकण तट है, यहां से लगा के यहां तक है, मतलब ये गोवा तक। और फिर जो गोवा से लेकर ये आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह है, यहां तक कन्नड़ तट है, ठीक है। और फिर नीचे पूरा मालाबार तट है। इधर आएंगे तो ये पुलिकट झील है, यहां तक पुलिकट झील। ये पुलिकट झील कोरोमंडल और उत्तरी सरकार को अलग कर रही है। उत्कल तट, ध्यान रखना, ये उड़ीसा वाला तट उत्कल तट कहलाता है, उड़ीसा वाला तट। और ये याद रखना, पश्चिम बंगाल का तट जो है, पश्चिम बंगाल वाला तट वोंगा तट कहलाता है, ठीक है। बस इतना आप एक बार ध्यान रख लेना, कुछ नहीं याद करना आपको, अभी मैं अलग अलग कर रहा हूँ सबको, केवल तट याद रखना कहाँ पे क्या है, बस। उत्तर से दक्षिण, जैसे हम लोगों ने तट राज्य लगाए थे, उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण तट लगाइए, पश्चिमी क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण लगाइए, या पूर्वी क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण तट लगाइए, बस इतना याद रखो पहले, ठीक है। अब मैं फटाफट से चीजें बता रहा हूं, अब मैप एक बार देख लेना। अब देखो काम, तो सबसे पहले देखें कच्छ तट। देखिए कच्छ तट में है क्या, पहली बात तो कच्छ तट देख लो कहाँ पे है, बिल्कुल किनारे। और कच्छ तट है कहाँ पर? गुजरात में है, तो यहीं पर कांडला बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। कांडला, कांडला बंदरगाह, इसी को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, ज्वारी बंदरगाह। क्यों? आपने ज्वार भाटा पढ़ा होगा विश्व में, और यहीं पर ज्वार भाटा सबसे ज्यादा आता है। यहीं पर ओखा तट है, क्या है? ओखा, ओखा तट, यहीं पर ज्वार भाटा सबसे ज्यादा आता है भारत में, ठीक। बताएंगे ज्वार भाटा में, तो ध्यान रखना यहीं पर ओखा तट है, ज्वार भाटा आता है, ज्वारी ऊर्जा का यहाँ निर्माण किया जाता है, इसी वजह से ज्वारी बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, ठीक।
इसी बंदरगाह का, देखिए शायद मैंने बताया नहीं आपको, इसी बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बंदरगाह भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। और यह एक मुक्त बंदरगाह है, मुक्त व्यापार केंद्र है, आयात निर्यात शुल्क नहीं लिया जाता यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जो खासकर निर्यात किया जाता है नमक, भाई सौराष्ट्र या गुजरात के तट में क्या नमक बनता है, नमक व सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवों का निर्यात किया जाता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक है। अभी आपने बीपीएससी का अगर पेपर देखा हो, मैंने टेलीग्राम पर डाला था, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था, ना ज्वाइन हो तो ज्वाइन हो जाना। आपने देखा होगा वहां से एक तट से क्वेश्चन आया था, बंदरगाह से। उससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ये पूछा गया था शायद, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो बंदरगाह हम लोग यहाँ भी देखेंगे तटों के हिसाब से भी, और अलग से जब परिवहन देखेंगे तो उसमें भी तटों को, बंदरगाह को एक बार डिटेल में ले लेंगे फिर से। चलो सौराष्ट्र के बारे में देखें फटाफट से। सौराष्ट्र तट, या इसी को काठियावाड़ तट भी कह देते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ तट। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये है सौराष्ट्र तट। यहीं पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये इस प्रकार से जी। अब देखते हैं कौन कौन सी है। तो गिर, मांडव, वर्धा पहाड़ी के कारण खेती नहीं हो पाती, यहां पर खेती योग्य नहीं है, खेती योग्य नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है कि गिर, मांडव, वर्धा आपसे ये पूछा जाता है, मिलान करने को अक्सर आती हैं चीजें, या आपने घटना चक्र में बहुत देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, या निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु की नहीं है, और उसमें गिर जरूर देता है या मांडव दे देगा। तो ध्यान रखना गिर, मांडव, वर्धा तीनों गुजरात में है और कहीं नहीं है, ठीक है। यहीं पर गिर नेशनल पार्क है, गिरनार पहाड़ियों पर, समझो गिरनार पहाड़ी जो है, गिरनार पहाड़ी के बारे में आपने खूब सुना होगा एंशियंट हिस्ट्री में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पहाड़ी पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अपने सेनापति या अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, पुष्यगुप्त वैश्य को भेजकर, है ना। और फिर अशोक ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था, रिनोवेशन करवाया था अपने सेनापति तुपाश्य को भेजकर। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने रुद्रमन ने करवाया था, शासक था रुद्रमन, उसने बिना बिगाड़ लिए, बिना पैसे के, बिना बिगाड़ी के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके बाद अंतिम रूप से स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, चक्रपालित और पर्णदत्त को भेजकर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इन सभी का उल्लेख, जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, निर्माण हुआ है, इनका उल्लेख किसमें मिलता है, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है, शासक रुद्रमन का है, ठीक है। संस्कृत भाषा में उल्लिखित सबसे बड़ा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रमन वाला, ठीक है। चलो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग भी, तो मैं बता रहा हूं, केवल गिर से याद आ गया मुझे। तो गिर, ध्यान रखना है गिरनार पहाड़ियों पर, यहीं पर गिरनार पहाड़ी है, सुदर्शन झील भी है यहीं पर, ठीक है। क्यों बनवाई थी अच्छा सुदर्शन झील, सिंचाई वगैरह के लिए, खेती के लिए, ठीक। तो यहीं पर गिर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। एक चीज ध्यान रखना, एशियाई शेर पूरे भारत में केवल एक ही जगह पाए जाते हैं, गिर में, गिर नेशनल पार्क में, ठीक। गिर नेशनल पार्क एक इन सीटू में आता है, जैव संरक्षण जब हम लोग पढ़ेंगे तो जैविक
जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से होता है, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। इन सीटू में नेशनल पार्क आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है। यही एक ही मात्र स्थान है ये एशियाई शेरों के लिए। आप कह दो कि टाइगर सफारी फिर क्यों है या लॉयन सफारी क्यों है इटावा में, तो वो है सफारी, वो आता है एक्स सीटू में, वहां पर बाद में बाहर निकाल के संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। देखिए जो प्राकृतिक जो इनका खुद का आवास है वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, चलो आगे देखें। एक हमने क्या बताया था, काकड़ापाड़ तट। काकड़ापाड़ तट देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, खंबाती खाड़ी वाले क्षेत्र में है। और खंबाती खाड़ी वाले क्षेत्र में है काकड़ापाड़ तट है। मैंने बताया कि यहाँ पर काकड़ापाड़ तट में काकड़ापाड़ परियोजना है, उकाई परियोजना है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ आती हैं, ताप्ती नदी आती है, नर्मदा आती है ना। देखते हैं फिर। तो यहाँ पर इस तट पे नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, लूनी नहीं, लूनी विलुप्त हो जाती है राजस्थान में, है ना। माही, साबरमती, लूनी की एक सहायक नदी जवाई नदी वो भी आती है, ठीक है। जवाई नदी याद रखना है। साबरमती के अपवाह क्षेत्र के कारण उपजाऊ क्षेत्र है, मतलब कहने का कि यहाँ पे पहाड़ियाँ थी सौराष्ट्र में, इस वजह से ज़्यादा खेती नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ पे नदियाँ हैं, उपजाऊ क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ खेती हो जाती है काकड़ापा तट में, ठीक। यहीं पर अगर हम बना दें, हालांकि इनको भी अलग से ही देखेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी इस प्रकार से है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे द्वीप है, एक है एलियाविट, एलियाविट, एक है केडियाविट, यहीं पर दमन है, दमन दीव, ठीक है। इधर साइड दीव है, क्या है, द्वीप है ये सब। पेट्रोलियम भंडारण के लिए काफी प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, आगे चले तो कच्छ तट या सरक्रीक, फिर सौराष्ट्र, फिर काकड़ापाड़ हो गया। कोंकण देखते हैं अब। देखिए पहली बात तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हालांकि विस्तार वगैरह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये दमन से लगाकर गोवा तक, ठीक है। गोवा महाराष्ट्र बीच में आ जाते हैं सब, गोवा तक है। कोंकण तट पर ही कुछ द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे वूचर द्वीप, वूचर द्वीप सुना होगा कई बार, वूचर द्वीप। सालसेट द्वीप, ये तो कई बार सुना ही होगा, सालसेट द्वीप है ना। और एक है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा की पहाड़ियाँ भी हैं, सॉरी एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, और एलिफेंटा द्वीप भी है यहीं पर, ठीक है। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है, मुंबई। और याद रखना मुंबई की आबादी ज़्यादा है, तो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, तो सालसेट द्वीप ऑप्शन में हो, तुरंत टिक करना है, मुंबई। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को, 7 टापुओं का शहर, ठीक है। यहीं पर मुंबई बंदरगाह है, मुंबई में भाई मुंबई बंदरगाह है, बंदरगाह। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान देना। अभी मैंने बताया कि बीपीएससी में क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो हो सकता है अब इस बार प्राकृतिक आ जाए, तो याद रखना सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को ही पंडित, सॉरी इसको नहीं, इसी के काम को, भाई ये व्यस्त है ना,
प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, व्यस्ततम पोर्ट भी यही है। तो इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसको कहा जाता है नहावा सेवा, नहावा सेवा बंदरगाह। ये भी कहाँ है? ये भी मुंबई में ही है। इसी को बोल देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसी को कंटेनर बंदरगाह कहा जाता है, कंटेनर पोर्ट। ठीक है, कंटेनर बंदरगाह। तो अगर आ जाए बताओ कंटेनर बंदरगाह कहाँ पे है, तो वो भी नहावा सेवा को ही बोला जाता है। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसको किसको कहते हैं, ध्यान रखना। गोवा में एक बंदरगाह है, गोवा तट पर एक बंदरगाह है जिसको कहते हैं मार्मगांव बंदरगाह, मार्मगांव गांव या गोवा बंदरगाह। किस नदी के तट पे है? जुआरी नदी, जुआरी नदी के तट पर। यहीं पर एक मांडवी नदी है, ठीक है, जो कि दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है, तो वो नहीं है, यहाँ पर जुआरी नदी के तट पे है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, आगे चलो। अगला क्या है? कन्नड़ तट। तो अगर विस्तार देखें तो भाई ये गोवा तक था, तो गोवा से आगे बढ़ा दो इसको, गोवा से न्यू मंगलौर, गोवा से न्यू मंगलौर, है ना। तो यहां पे इस तट पे कुछ नदियां हैं, समझिएगा, उस तट पे कुछ नदियां हैं, जैसे शरावती नदी जो कि पश्चिम की ओर गिरती हैं। शुद्ध भाषा में लिखें, थोड़ा नहीं समझ में नहीं आएगा। पश्चिमी घाट से पश्चिमी की तरफ, पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां हैं। ध्यान दीजिए, यहां से कई सारे स्टेटमेंट बनते हैं कि क्या, कैसे स्टेटमेंट बनेंगे, पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट से सभी नदियां केवल पूर्व की तरफ ही बहती हैं। गलत, क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ भी गिरने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे शरावती नदी, जैसे वराही नदी। शरावती नदी पर जोग, या इसी को गरसोप्पा कह देते हैं, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात। और वराही नदी पर कुंची कला, कुंची कला जलप्रपात, ये जलप्रपात स्थित है। अब ध्यान देना है, जोग या गरसोप्पा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और कुंची कला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये ओरली मैं बोल रहा हूँ, कहीं लिख लेना है, हालांकि फिर से अलग से देखेंगे हम लोग नदियों में, यहां पे मैंने बता दिया। आगे चले, मालाबार तट। तो अब ले लो क्या, न्यू मंगलौर से ले लो, न्यू मंगलौर से नीचे तक, कन्याकुमारी तक, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, कन्याकुमारी। भाई देखिए, कोंकण हमने दमन से गोवा तक लिया, फिर उसके बाद कन्नड़ हमने गोवा से न्यू मंगलौर तक लिया, और फिर मालाबार हम न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक ले रहे हैं, बिल्कुल लास्ट नीचे आ गए, काम खत्म। कन्याकुमारी, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? मालाबार तट, पहली बात तो ये केरल वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे लैगून झीलें बहुत पाई जाती हैं, समझिएगा, लैगून झीलें बहुत पाई जाती हैं। ठीक, तो कौन कौन सी झीलें हैं, तो यहीं पर थोड़ा देख लेते हैं। एक झील जो बेम बेम्बनाड या बेम्बानड या बेम्बनाड झील है, अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील है। फिर एक है भरतपुझा या पुन्नामदा,
या भरत पुझा झील है। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, आया था 21 में आरओ में, लेकिन इस बार हो सकता है आ जाए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। कहाँ पर? केरल में। ये सभी झीलें केरल में। अष्टमुडी सॉरी वेम्बनाड झील जो है यहीं पर एक द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जब नदियाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे कि वेम्बनाड झील जो है वो पेरियार नदी पर है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है, वो सब आगे नदियों में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, एक केरल तट पर एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह, बंदरगाह है ना। मसाला बंदरगाह है, भारत का मसाला बंदरगाह कहा जाता है, मसाला बंदरगाह। ठीक है, मसालों का निर्यात काफ़ी होता है यहाँ से। मैंने शायद पीछे बताया नहीं है तो यहीं पर नोट करके लिख लेना एक बार कि मंगलौर बंदरगाह को भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है ना, मंगलौर बंदरगाह कहाँ था? यहीं था। तो मंगलौर पोर्ट कॉफ़ी पोर्ट है, ये क्या है? कॉफ़ी पोर्ट है। और कोच्चि बंदरगाह मसाला बंदरगाह है। एक चीज़ और पूछेगा, विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं, सेंटोस। कहाँ पे? ब्राज़ील में। तो सेंटोस बंदरगाह विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह ब्राज़ील में। ठीक है, देखेंगे विश्व में हम लोग, मैं बता भी चुका हूँ। फिर आते हैं वापस, तो देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने ये देख लिया पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा देख लिया, ये वाला। ठीक, अब ये देखते हैं पूर्वी साइड। तो सबसे पहले नीचे से आते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल, ठीक। तो कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा नदी क्षेत्र तक, कृष्णा नदी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। इसी तट पर एक पुलिकट झील है, पुलिकट झील, कोलेरू झील। क्या है कोलेरू झील? पुलिकट झील आपको पता है कि दो विस्तार है, एक है आंध्र प्रदेश में और एक है तमिलनाडु पे। याद रखना, दो राज्यों में फैली हुई झील पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ही है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ए पे लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, आंध्र प्रदेश है। आगे एक यही बंदरगाह है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? पहली चीज तमिलनाडु पे है। इसी को भारत का मोती बंदरगाह कहा जाता है, मोती बंदरगाह। और इसी का नाम है चिदम्बरम बंदरगाह। अलग से देख लेंगे, भारत का मोती बंदरगाह याद रखो। ठीक है, यहीं पर चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु पे। चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, बंदरगाह यही आया था बीपीएससी में इस बार। ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह ही सही था उसमें, चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, आगे चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्रा से लेकर उड़ीसा तक का विस्तार ये कहलाता है। ठीक है, यहीं पर एक याद रखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पट्टनम
विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या है? ये है सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। और आपको पता है कि पूर्वी तट पर ही सबसे ज्यादा आंधी तूफान प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। उड़ीसा पूर्वी तट पर, याद होगा, बंदरगाह, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से ज्यादा चक्रवात आ जाते हैं, तो सबसे गहरा बंदरगाह है। और गहराई की वजह से ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछे कि सबसे गहरा बंदरगाह है, तूफानों से बचता है, तूफानों से बचा है, बचा है, किस पहाड़ी की मदद से बचा है? याद रखना है कि डॉल्फिनोज पहाड़ी यहीं पर है, डॉल्फिनोज पहाड़ी। डॉल्फिनोज पहाड़ियों की मदद से कौन सा बंदरगाह तूफानी चक्रवातों से बचा रहता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक। और एक पॉइंट और लिख लेना, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो आपने कहा था मुंबई बंदरगाह। हमने कहा था सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, आपने कहा था चेन्नई बंदरगाह। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। लेकिन ध्यान रखना, अगर आ जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूर्वी क्षेत्र का, तो ये क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मेरी बात समझे? प्राकृतिक बंदरगाह। भाई अगर पश्चिमी क्षेत्र का प्राकृतिक बंदरगाह देखेंगे तो मुंबई होगा, पश्चिमी तट का। लेकिन अगर पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह देखेंगे तो विशाखापट्टनम होगा, विशाखापट्टनम। अगर आ जाता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, और उसमें मुंबई और विशाखापट्टनम दोनों है, तो दोनों होंगे। मेरी बात समझिए। लेकिन हालांकि ऐसा आता नहीं है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, तो या तो मुंबई ऑप्शन में होगा या विशाखापट्टनम होगा, दोनों में से एक ही है। और या थोड़ा डिटेल में देखना चाह रहे हो तो या तो पश्चिमी का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, या पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताओ, ठीक है। बाकी कृत्रिम चेन्नई है, कोई समस्या नहीं उसमें। कुल मिला के ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक, जो कि डॉल्फिनोज पहाड़ी की मदद से बचा हुआ है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बता दिया करो। आगे चलते हैं। उत्कल तट, उत्कल तट, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। पहली चीज, उड़ीसा क्षेत्र या महानदी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, या अगर शुद्ध भाषा में लिखें हम पूरा पूरा विस्तार, तो ये महानदी से, जो स्वर्ण रेखा नदी है, छोटानागपुर पठार से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी, जिस पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है झारखंड में, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो है उत्कल तट कहलाता है, या इसी को कलिंग तट भी कह देते हैं, कलिंग तट, कलिंग तट। भाई कलिंग उड़ीसा वही तो कहते हैं ना, कलिंग तट, ठीक। सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील, चिल्का, क्या है? चिल्का झील है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी यही है। और इसी तट पर व्हीलर द्वीप, दो द्वीप हैं, इंपॉर्टेंट है। एक है व्हीलर द्वीप है, और एक है चांदीपुर द्वीप, चांदीपुर द्वीप। इसी व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप भी कहा जाता है, कलाम द्वीप, ठीक है, कलाम द्वीप। यहीं पर, यहां पर समझना, एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। कहां पर है? उड़ीसा में। इस पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किसका? लौह अयस्क का। कहां? जापान में। जापान में लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसके पास लौह अयस्क आता कहां से है, मतलब इस बंदरगाह में लौह अयस्क आता कहां से है? तो याद रखना है, बैलाडीला की खान,
बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ से, बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क उत्पादित होता है, छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क उत्पादित होता है और पारादीप बंदरगाह से उसको जापान भेजा जाता है। तो पूछा जाता है कि जापान में भारत के द्वारा लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो पारादीप बंदरगाह। ठीक, आगे चलो। अगला बचा वोंगा तट। तो वोंगा तट बस वही है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी से न्यूमोर द्वीप ले लो, न्यूमोर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में है, न्यूमोर द्वीप बे ऑफ बंगाल में, यहीं पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह क्या नाम है, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जूट एक खरीफ की फसल है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बंगाल में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन करने में, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है, यहीं से जूट का आयात निर्यात किया जाता है खूब बड़ी मात्रा में। इसी वजह से इसको भारत का जूट बंदरगाह कहा जाता है, भारत का जूट बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह को। ठीक है, तो भारत का जूट बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह, भारत का मोती बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह। ठीक है ना, बाकी प्राकृतिक कृत्रिम वो सब मैंने बता दिया, कॉफी बंदरगाह और मसाला बंदरगाह ये सब बता दिया। ठीक है, यहां से ये समाप्त होते हैं तट, खत्म। फटाफट देख लें एक बार हम लोगों ने क्या क्या देखा। आप लोगों ने पहले देखा ये चीज, फिर उसके बाद तटों को देख लिया अलग अलग, फिर उसके बाद एक एक तट को डिटेल में देखा, क्या बंदरगाह है, पहाड़ियाँ हैं, खेती कहाँ हो रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, झील है, नदियाँ हैं, और काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो तट हैं इनका होता है एंड। ठीक, और अब जो चीज़ें बची, अब जो चीज़ें बची क्या बचा, अब बचा द्वीप समूह। क्या बचा? द्वीप समूह। और द्वीप समूह में हमको सिर्फ दो द्वीप पढ़ने हैं क्योंकि दो है ही हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम हो रहा है ज़्यादा और इन दो द्वीपों को अगले टर्न पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगले टर्न पे समाप्त कर देंगे। और यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी समझिएगा, छोटा है कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट हैं उसको थोड़ा सा और ऐड करेंगे तब आपको देंगे, ऐसा नहीं। अंडमान निकोबार से प्रश्न आते हैं ठीक ठाक, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेलिंग मैपिंग थोड़ा डिटेल में जाके इनको कवर करेंगे, थोड़ा सा इनमें टाइम लगेगा वरना एक ही वीडियो में दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो इंडियन जियोग्राफी यहाँ से मेजर पोर्शन समाप्त होता है इनको करने के बाद। ठीक, अब जो हमारा बचता है वो बचता है जैसे नदियाँ हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ ही हैं, नदियों से हम लोग परियोजनाएं इंपॉर्टेंट देख लेंगे, नदियों से ही बांध देख लेंगे, नदियों से ही जो इनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं उनको देख लेंगे, नदियों से ही जो भारत के राज्य हैं, राज्य विवाद या राज्य की लोकेशन वो देख लेंगे। ठीक है, तो नदियों वाले पार्ट से भी काफ़ी पोर्शन समाप्त हो जाएगा, तो लगभग ज़्यादातर चीज़ें समाप्त हैं। थोड़ा सा आप खुद भी देखते रहना अपने तरीके से, अपने नोट्स से, ठीक है, अपने बुक से, जो भी आप पढ़ रहे हो काफ़ी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।